Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we'll discuss the remaining topics of the nephrology. The first one is the acute interstitial nephritis. अब इसमें acute से आपको आइडिया हो गया कि लाइक विद इन द वीक्स की बात हो रही है. इंटरस्टिशियल मीन इंटरस्टिशियम इन्वॉल्व होगा. ठीक है, नेफ्राइटिस मीन नेफ्रॉन की इन्फ्लेमेशन हो गई है. जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर आपने याद रखना है कि ग्रेनुलर और मडी कास्ट मिलते हैं आपको, मडी कास्ट मिलेंगे. ठीक है, इसी तरह आपने याद रखना है कि जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है उसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसीएस कास्ट मिलेंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. अब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस क्यों होता है? मोस्टली अगर पेशेंट को एलर्जी टू द ड्रग हो या एसएलई का पेशेंट है, जो कि हमने रोमेटोलॉजी में डिस्कस की थी कि कैसे ऑटोइम्यून है और ऑटोइम्यून आपके हर सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेगा. अगर रीनल को करेगा देन इट्स इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन या कोई लिम्फोमा या ल्यूकीमिया उसकी वजह से हो सकता है. लेकिन इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में आप याद रखो कि डब्ल्यूबीसीएस कास्ट मिलते हैं और ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर आपको मडी कास्ट मिलेंगे. ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है ना, वो ज़्यादा उसके पास ब्लड नहीं जा रहा तो उस जगह पे वो नेक्रोसिस हो जाएगी, तो बिल्कुल मड की तरह का आपको कास्ट मिलेगा. ठीक है, अब सीकेडी सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है. अब आपको किसी भी चीज़ के लाइक बॉडी का जो भी ऑर्गन है उसके अगर आपको नॉर्मल फंक्शंस पता हैं तो अब नॉर्मल खुद बहुत आपको याद होंगे. अब किडनी के जो भी आपके नॉर्मल फंक्शंस है इसके अंदर आप देखो क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक मोर देन 3 मंथ्स है किडनी एंड द डिजीज़. अब इसमें देखो, इसमें आपको एक तो वैक्सीन कॉस्ट मिलता है. स्टेटिन फॉर द अगर आपने कार्डियोवैस्कुलर की प्रोटेक्शन करती हैं उसके लिए आप स्टेटिन दे रहे हो. ठीक है, एस इनहिबिटर्स दे रहे हो कि वाल्व लेवल को कम करे. तो बेसिकली यहाँ पे अगर सीकेडी के साथ साथ जो है वो हाइपरटेंशन क्रॉनिक किडनी जो भी किडनी आपके फंक्शंस परफॉर्म कर रही है अब वो ऐसा ऐसा नहीं करेगी. ठीक है, जैसे रीनल एंजियोटेंसिन आपका किडनी कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन वो नहीं होगा. ठीक है, दूसरा इसके अलावा एसिडोसिस आपके आयंस की अब्जॉर्प्शन कर रहा होता है वो नहीं होंगे. ठीक है, दूसरा आपके विटामिन डी की एक्टिवेशन कर रहा होता है, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, पोटेशियम की एक्सक्रीशन, तो ये सब नहीं होंगे. ठीक है, इसमें सीकेडी प्लस हाइपरटेंशन होता है, आप सोडियम को डिक्रीज करोगे, ओलिगोरिया देन पोटेशियम को डिक्रीज करोगे. सीकेडी प्लस वॉल्यूम ओवरलोड है देन आप डायरेटिक्स देते हो. ठीक है, अगर यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस आ जाता है तो हमने इंडिकेशन पढ़ी थी डायलिसिस की. अगर इनकैफ हो पेरिकार्डाइटिस और न्यूरोपैथी देन यू विल डू द डायलिसिस. मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एसिडोसिस हो तो आप बाइकार्ब देते हो. हाइपरकैलेमिया तो आपने वो जो हाइपरकैलेमिया की हमने आईवी कैल्शियम कार्बोनेट और सेकंड वन इज द इंसुलिन. नेक्स्ट में एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज है तो आप एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दोगे. सेकेंडरी हाइपोपाराथायराइडिज्म है देन आप फॉस्फेट और फॉस्फेट बाइंडर देते हो, दूसरा कैल्सिट्रायो. ठीक है, सीकेडी के साथ साथ जो भी उसका इन्वॉल्व होगा, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन इन्वॉल्व हो गया, हाइपरटेंशन है देन आप सोडियम को डिक्रीज करोगे. ठीक है, ओलिगोरिया पोटेशियम को ओवरलोड होता है, डायरेटिक्स देते हो. यूरेमिक वाले सारे गैप पेरिकार्डाइटिस देन डायलिसिस करवाओगे. एसिडोसिस है तो बाइकार्ब दोगे, सोडियम बाइकार्ब. हाइपरकैलेमिया तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी. एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज होता है एरिथ्रोपोइटिन, हाइपोपाराथायराइडिज्म देन कैल्सिट्रायो और फॉस्फेट बाइंडर. ठीक है, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक होता है नेफ्रोटिक और एक होता है नेफ्रीटिक. नेफ्रोटिक के अंदर आप इसमें होप याद रख सकते हो. इसमें आपने याद रखना है नेफ्रोटिक के अंदर यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है. प्रोटीन यूरिया अगर 3.5 ग्राम से ज़्यादा होगा देन यू कैन से इट्स अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. जब आप सीरम के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल चेक कराओगे, सारी प्रोटीन्स तो यूरिन में आ गई हैं तो जो सीरम में होंगी वो कम हो जाएंगी, तो आपको हाइपो एल्ब्यूमिनिया मिलेगा. ठीक है, इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया होता है और एडीमा होता है. अब इसके अंदर आपने होप मैंने आपको निमोनिक बताया HOPE. एच में क्या होता है इसके अंदर प्रोटीन, इसमें O से ओलिगोरिया होता है, H से हाइपरटेंशन होती है, P से प्रोटीन यूरिया होता है और E से एडीमा होता है. ठीक है, प्रोटीन यूरिया एडीमा और ओसेओलिक यूरिया, एच से हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन दोनों होते हैं. ठीक है, अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं. सिस्टमिक कॉजेज के अंदर आपके सिस्टम्स इन्वॉल्व लाइक डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है. जब प्रोटीन यूरिया हो तो क्या होगा, अगर उसके साथ रैश बन रही है देन यू कैन से एमाइलोइडोसिस. या आपने अच्छे से याद रखना है एमाइलोइडोसिस के अंदर रैश होती है, प्रोटीन यूरिया होगा और इसमें हाइपरकैल्सीमिया होगा. ठीक है, ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी एक सिस्टमेटिक कॉज है. अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. एक होती है मिनिमम, मेम्ब्रेनस और फोकल. मिनिमम का मतलब होता है कि बिल्कुल मिनिमम से इन्वॉल्व होगी. इसको आपने अच्छे से याद रखना कि ये स्टेरॉइड के साथ जो है वो रिस्पॉन्स करी होती है. इसकी ज़्यादा पीडियाट्रिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा में होगा. इसके अंदर आपको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखते हो सिर्फ जो पोडोसाइट्स होते हैं उसकी फेसमेंट नजर आएगी. ठीक है, और ये स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स कर रही होंगी. अब ज़्यादातर बच्चों में होती है. अब मेम्ब्रेनस जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये कुछ लाइक जो इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, वेस्टर्न मेम्ब्रेन, उसको इन्वॉल्व करेगी. ज़्यादातर आपने याद रखना है कॉमन किसमें हेपेटाइटिस बी, मलेरिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. हेपेटाइटिस बी में, एसएलई में, मेडिकेशन में इसको मैनेज कैसे करोगे. किडनी का प्रॉपर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी है इसमें, उसके फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे. इसमें आपने एस इनहिबिटर, स्टेरॉइड्स और ट्रीट द कॉज. ठीक है, अब फोकल सेगमेंटल का मतलब ये होता है, फोकल का मतलब होता है कि एक सेगमेंट, एक पार्ट को इन्वॉल्व कर लेंगे किडनी के. ठीक है, इसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, फाइब्रोसिस हो जाती है. इसमें सिकल डिजीज, हेरोइन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये सारी क्या कॉज कर रही होती है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसमें आप एचआईवी याद रख लो, मेम्ब्रेनस में हेपेटाइटिस बी याद रख लो और मिनिमम में ये बच्चों में होती है ज़्यादातर पीडियाट्रिक्स ल्यूकीमिया लिम्फोमा. ठीक है, फोकल के बाद फोकल में एचआईवी है, क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है. इसमें भी आपने क्या देना है, एस इनहिबिटर और प्रेडनिसोलोन और कॉज को ट्रीट करना है. ठीक है, इसके अंदर मोस्टली आपको नेफ्रीटिक देखते हैं. नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक के अंदर क्या डिफरेंस है. नेफ्रीटिक में मैंने आपको बताया प्रोटीन यूरिया मिलेगा और नेफ्रीटिक के अंदर आपने इसमें ना हेमाचूरिया होता है. ठीक है, इसमें आरबीसीज कास्ट मिलेंगे, डिस्मॉर्फिक आरबीसीज. इसमें प्रोटीन यूरिया कम होगा, इसमें हेमाचूरिया, इसमें डार्क कोला कलर यूरिन. ठीक है, इसमें हाइपरटेंशन होती है. और दूसरा एजोटीमिया. एजोटीमिया क्या होता है, अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाए देन यू कैन सी इट्स एजोटीमिया. ठीक है, नेफ्रीटिक अगर सिस्टेमिक कॉजेज हैं, अगर सिस्टेमिक कॉजेज में मैंने आपको जिसमें बताया था कि अगर जैसे इन्फ्लेमेशन के अंदर आपके कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे होते हैं देन आप सीरम में करवाते हो तो वो आपको कम मिलेंगे. ठीक है, अगर तो आपको कम मिल रहे हैं देन वही ऑटोइम्यून डिजीज, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एसएलई, एंडोकार्डाइटिस, क्रायोग्लोबिनीमिया तो आपको लो मिलेंगे. और अगर नॉर्मल है इसका मतलब है कि हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम है या फिर पर्परा या फिर गुड पास्टर सिंड्रोम, इन तीनों में से कोई हो सकता है. हेमोलिटिक यूरेमिक, हेनोक्सोनलिन पर्परा और गुड पास्टर, इसमें C3C4 का लेवल नॉर्मल मिलेगा. अगर मैं आपको उसका मैकेनिज्म बताने लग रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर वो डिटेल में चला जाएगा. ठीक है, जैसे हम सीक्वेंस में पूछना चाहते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग उतना ही डिस्कस करेंगे. आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आपने याद रखना है कि अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और एक होता है आईजी नेफ्रोपैथी. अब आपने ये याद रखना है कि अगर तो पेशेंट जो है वो आपको आके बताता है पेशेंट या फिर उसका अटेंडेंट बता रहे हैं कि इस बच्चे को या इस एडल्ट को क्या हुआ है कि पिछले मतलब 7 to 8 डेज़ पहले इसको क्लॉट इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद से इसको ये हेमाचूरिया स्टार्ट हो गया. ठीक है,
RBCs को कोला कलर यूरिन आना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर तो वो बताता है कि विद इन द वीक्स लाइक 5 to 7 डेज बता रहे हैं, देन यू विल सी इट्स अ पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर उसने बताया कि अभी उसे कल या फिर परसों मतलब विद इन द 2 डेज या 2 to 3 डेज पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है और उसे हीमाचूरिया है, वही नेफ्रिटिक वाले सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, देन यू कैन से इट्स IgA नेफ्रोपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दोबारा से देख लो। IgA नेफ्रोपैथी यंग में होता है, हिस्ट्री ऑफ अपर आर्टरी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विद इन द डेज। इसमें C3 C4 लेवल नॉर्मल होंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड और एस इनहिबिटर्स देते हैं। पोस्ट इन्फेक्शन में वही विद इन द वीक्स आ जाएगी, ठीक है। इसमें C3 C4 का लेवल जो है वो लो मिलेगा। अब फिर ये हमने पहले फोकल देखा था ना, अब इसमें हम रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखेंगे। रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर आपको क्रीसेंट शेप, इसमें ये ज़्यादातर वेजिनल और गुड पास्चर में होता है। हम इसको देखते हैं गुड पास्चर और वेजिनल में क्या डिफरेंस है। गुड पास्चर के अंदर आपने ये याद रखना है कि गुड पास्चर के अंदर रीनल के साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होगा, उसके साथ स्पूटम में भी ब्लड आएगा, जैसे यूरिन में ब्लड आ रहा है और हीमोपेटिसिस होगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें IgG लीनियर डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको, दूसरा हीमोपेटिसिस, ठीक है। गुड पास्चर के अंदर किडनी के साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व, उसमें हीमोपेटिसिस नजर आएगा होगा, ठीक है। और इसके अंदर एंटी-GBM आपको डिजीज है, इसमें हीमाचूरिया और एंटी-GBM डिजीज में बताया, ओनली हीमाचूरिया इसमें हीमोपेटिसिस नहीं होती। अब जो वेजिनल है, वेजिनल के अंदर आपने याद रखना है कि मोस्टली जो है पेशेंट को ज़्यादा आपका साइनोसाइटिस हो सकता है, पर रेस्पिरेटरी ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें हीमाचूरिया हो सकता है, हीमोपेटिसिस हो सकता है, हाई क्रेट हो सकता है और साइनोसाइटिस। इसमें आपने याद रखना है कि C अंक आपको मिलती हैं, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, वही आपने साइक्लोफॉस्फेमाइड इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स देते हो, और अगर इससे भी ट्रीट नहीं हो रहा है, देन यू विल डू द प्लाज्माफेरेसिस। नेक्स्ट विल डिस्कस द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसमें क्या है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस नेम से पता चला किडनी की ट्यूब्यूल्स की वजह से एसिडोसिस हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसके अंदर, इसमें देखो हाइपर कोलोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। क्या इसके ये फीचर्स हैं, नाम से पता चला कि एसिडोसिस होगा और एसिडोसिस के साथ साथ पेशेंट को हाइपोकेलेमिया होगा। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं 1, 2 और 4। अब 1 जो है वो आपकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है ना, उसको इन्वॉल्व करेगा, और 1 और 4 जो है वो डिस्टल को करता है, और टाइप 2 जो है वो प्रॉक्सिमल को करता है। अभी इस बेसिस पे है क्योंकि आपके कुछ डिफरेंट जो आइंस हैं, एसिड है, बेस है, वो आपके डिफरेंट पोर्शन में, किडनी में प्रॉक्सिमल में जैसे सोडियम वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, इसी तरह ग्लूकोफेनले में, फिर उसके बाद डिस्टल है, उसके अकॉर्डिंग। अगर तो टाइप 1 है, पहले हम टाइप 2 को देख लेते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल है, यहाँ पे बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक। अब एसिडोसिस होगा, यहाँ पे बाइकार्बोनेट वेस्ट होता जा रहा है। इसमें क्या कॉजेज हो सकती है, माइलोमा, गॉल, एस्ट्राजोलामाइड जो आप डायरेटिक्स यूज़ करें, और फेंकोनाइड सिंड्रोम हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर क्या होगा, टाइप 1 डिस्टल में आ जाता है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन आइंस है उसकी सिक्रेशन कम हो जाएगी, इसमें स्टोन की फॉर्मेशन, इसमें भी वो SLE सेजोग्रेन ड्रग्स और हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। लेकिन टाइप 4 के अंदर क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा। इसको कैसे, जैसे भी याद रखो, लाइक जो आपका प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है वहाँ पे बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो वेस्टिंग हो जाएगी वहाँ पे, और टाइप 1 के अंदर हाइड्रोजन है और टाइप 4 के अंदर पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें हार्मोनल इफेक्ट आता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर और सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, अगर वो ज़्यादा है तो वो पोटेशियम को ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसकी कॉजेज डिफरेंट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, CKD और ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो सकती है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट वन इज द ABGs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। अब इसमें एक एनाइन गैप होता है, इसको एनाइन गैप जो है वो हम क्यों बोलते हैं, देखो आपकी बॉडी में डिफरेंट केटाइंस और एनाइंस होते हैं, ठीक है। अब हम इसको केटाइन गैप क्यों नहीं कहते हैं, हम इसको एनाइन गैप ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपको होता है ना, सोडियम है या आपका पॉजिटिव केटाइन हो गया, दूसरा क्लोरीन बाय का भी सारे आपके मतलब नेगेटिव आइंस हैं जो कि एनाइन है। अब आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट एनाइंस है, लेकिन जो हम मेजॉरिटी पोर्शन होता है ना उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब मेजॉरिटी पोर्शन जो है इसका एनाइंस का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनाइन गैप। अगर आप एनाइन गैप का फॉर्मूला देखो तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि सोडियम माइनस बाय का HCl3 + Cl, ठीक है। अब जो अगर तो नॉर्मल जो होता है ना एनाइन गैप, वो 8 से 12 तक होता है। अगर तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, देन यू कैन से इट्स अ हाई एनाइन गैप, ठीक है। और अगर 8 से 12 है, यू कैन से इट्स अ नॉन एनाइन गैप, ओके। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस। अब आपको कुछ भी सिनेरियो में कोई भी किसी भी तरह का सिनेरियो दिया, आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द pH। अगर तो pH कम होगी तो क्या होगा, एसिडोसिस। अगर pH कम हो तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं ना, pH कम होगी तो एसिडोसिस है। अब ये तो आप पहले तो आपने ये बताना है ना कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, बाद में इसको डिसाइड करना है कि ये मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी है। अभी हम उसको भी देख लेंगे, ये बहुत ईजी है। pH कम होगी, आपने सबसे पहले सिनेरियो पढ़ा, उसके अंदर अगर pH जो है वो 7 pH नॉर्मल 7.35 से 7.45 होती है। अगर 7.35 से कम होगी, देन यू कैन सी इट्स एसिडोसिस, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस। अब आपने देखना आइदर इट्स रेस्पिरेटरी और आइदर इट्स मेटाबॉलिक, ओके। एसिड और अल्कलोसिस का तो मैंने आपको बता दिया ना कि एसिड कम होगा तो pH कम होगी, देन इट्स एसिडोसिस, और अगर pH ज़्यादा होगी, देन इट्स अल्कलोसिस। अब ये बहुत ईजी, आप इसको ऐसे याद रखो कि आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, अगर वो आप ज़्यादा इनहेल करते हो तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक एसिड है, ठीक है। वो एसिड बनाएगी और उससे बॉडी के अंदर एसिडोसिस होता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये देखो कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने ये बताया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखते हैं हम सबसे पहले। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और pH कम है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो एसिड बनाएगी, यही बताया ना मैंने आपको। और ये pH कम है और आप जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा इनहेल कर रहे हो तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर pH कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है। अब अगर हम देखें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, अल्कलोसिस के अंदर वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अगर pH जो है वो ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो इट्स अल्कलोसिस, ठीक है। ज़्यादा होगा तो वो एसिड बनाएगा ना, अब ये कम है तो ये अल्कलोसिस होगा। इसी तरह मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर भी यहाँ पे ज़्यादा हम बाइकार्ब को देखते हैं, लेकिन अगर वो यही बता रहे हैं आपको तो इट्स ओके। इसमें वो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग देखिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस पहले तो आपने pH देखी, एसिडोसिस से ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो क्या होगा,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। जैसे कार्बनिक, अब इसमें देखो ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब इसमें क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कम है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो क्या होगा, वो एसिड बनाता है और वो मोस्टली रेस्पिरेटरी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, अब हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी को नहीं देख रहे हैं, हम मेटाबॉलिक को देख रहे हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मोस्टली जो है वो हम बाइकार्ब को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने, अगर हमने पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आप उसके ऑपोजिट देखोगे। एसिडोसिस के अंदर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है और अल्कलोसिस के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कंपनसेशन देखो, इसमें बाइकार्ब जो है वो आपने याद रखना है कि वो 20 मतलब 18 से 22 होता है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, इट्स ओके। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने ऐसे याद रखना है जैसे पीएच मैंने याद करवाई थी आपको 7.35 से 7.45। अगर आप उसका 7 रिमूव कर दो तो 35 से 45 होता है, तो 35 से 45 जो है वो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पर उन्होंने 40 लिखा हुआ है, इट्स ओके। अब इसमें वो उन्होंने बताया हुआ कि बाइकार्ब है और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें ये वो दिखा रहे हैं कि इसमें रेशो बता रहे हैं ना बेसिकली, यहाँ पे ये दोनों कम हो जाएगी। ये ज़्यादा इसमें इसके डीप में नहीं जाना, बस उसमें उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और इसको याद रखने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, ऐसा आप फर्दर कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी में आपने कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करना है, उसी की वैल्यू पे, और मेटाबॉलिक के अंदर आपने बाइकार्ब को देखना होता है, ठीक है। अब इसमें एनाइन गैप जो मैंने आपको बताया था कि ये एनाइन और क्यों कहते हैं, मतलब केटाइन और एनाइन का जो है वो डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब है कि वो 12 से ज़्यादा, और अगर 8 नॉर्मल नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो 8 से 12 तक होगा, ठीक है। अब इसमें वो डेल्टा उन्होंने बता दिया स्टेप 3 इसमें डेल्टा बाइकार्ब 24 है और पेशेंट का बाइकार्ब इसको भी एसेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्होंने डेल्टा जो है इसको ये क्या कह रहे हैं कि अगर तो हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। किसी एक वीडियो में मैं आपको जो एबीजीज हैं उसको डिटेल से पढ़ाऊंगी कि उसमें कैसे एनाइन गैप कैसे कैलकुलेट होता है और इसको हम हाई कब कहते हैं और नॉर्मल कैसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस से प्लस ये बता रहे हैं कि अगर हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, अगर 0 है तो प्योर है, अगर इससे ज़्यादा होगा, वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर कम है तो नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पेशेंट को कब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा कब होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पे फोकस करो। अगर आपकी कोई एयर वे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर ही है, तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, कार्बोनिक एसिड बनेगा और पेशेंट एसिडोसिस में चला जाएगा, ठीक है। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल जो आपको इजीली याद आ सकते हैं, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, सीएनएस डिप्रेशन है, निमोनिया है, निमोथोरेक्स, न्यूरोमस्कुलर, इसमें ये कि आपका रेस्पिरेटरी काम नहीं कर रहा, आप एक्सेल नहीं कर रहे, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कम्युलेट हो रही है और वो एसिड बनाएगी ज़्यादा और एसिडोसिस होगा। इसी तरह आपने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के अंदर याद रखना है। अब ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या होता है, अगर आप पेशेंट को सुसाइडल केस के अंदर क्या करते हैं कि वो सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के केस आते हैं डिफरेंट, अगर वो ले लिया, मैकेनिकल वेंटिलेशन है, एंजाइटी पे ज़्यादातर क्या होता है रेस्पिरेटरी, जो पेशेंट ज़्यादातर वेंटिलेटर पे होते हैं उनको भी वो उसको रेस्पिरेटरी कंपनसेट करने की कोशिश करिए और वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ आता है, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है ये क्यों होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आप ऐसे याद रखो कि जब भी हमें क्या पेशेंट को डीके में चला जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना, ये एथेनल या फिर लैक्टिक एसिडोसिस है या रीनल फेलियर हो गया, सैलिसाइलेट में भी ये कॉमन होता है। नॉन एनाइन गैप के अंदर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, अगर पेशेंट को डायरिया होता है, डायरिया होगा तो क्या होगा, बाइकार्ब तो सारा लूज हो जाएगा और सिर्फ क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड होगा तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बाइकार्ब तो सारा लूज हो गया। इसमें फिर इस्टाजोलामाइड, ये स्पाइरल इसाइड डायरेटिक्स बताए हुए हैं, फिस्टुला है, एडिसन डिजीज इसके अंदर, और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर आप याद रखते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आप ऐसे याद रख सकते हो कि पेशेंट को वॉमिटिंग है तो क्या होगा, ये सारा तो उसका जो एसिड है वो बाहर चला जाता है और बॉडी के अंदर जो है वो बाइकार्ब होगा, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब इसकी सिंपल इसको दोबारा से देख लेते हैं कि देखो जो पीएच आपने पहले बताने कि एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, पीएच देखी और आपने बता दिया कि कम होगी तो एसिडोसिस, ज़्यादा होगी तो अल्कलोसिस। फिर आपने रेस्पिरेटरी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करना है, उसके पार्शियल प्रेशर पे, और मेटाबॉलिक के अंदर आपने बाइकार्ब को देखना है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो एसिडोसिस, कम होगा तो अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक के अंदर आपने वो बाइकार्ब को देखना है और अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख रहे हो, अगर कम है तो एसिडोसिस, ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो अल्कलोसिस। ये बिल्कुल रेस्पिरेटरी के ऑपोजिट है, ठीक हो गया। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मोस्टली कब होता है, जब भी आपका रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है, ठीक है, और आपने उस रेस्पिरेटरी प्रॉपर फंक्शन नहीं करा, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, अंदर अकोमोलेट हो रही है, एसिडोसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर है या फिर पॉइजनिंग का कोई केस है तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर अगर पेशेंट को वॉमिटिंग का याद रखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर डायरिया याद रखो, वॉमिटिंग के अंदर सारा एसिड लूज होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और अगर डायरिया के अंदर बाइकार्ब सारा लूज हो रहा है, बॉडी के अंदर एसिडोसिस, ठीक है। बाकी इसके एबीजीज के मैं आपको डिफरेंट सिनेरियो और फिर उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इसमें कॉमन से बातें आपको जो मैंने आपको एग्जांपल बताई उसके अकॉर्डिंग फिर इजीली देख सकते हो। बाकी ये कौन कुशिंग, वॉमिटिंग, लो डायरेटिक्स, हाइजाइट, इसको आपको थोड़ा सा क्रैम्प करना पड़ेगा कि अच्छा ये इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, फिर आप अगर उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैकेनिज्म देखो फिर आपको इजीली समझ आएगी कि अल्कलोसिस क्यों होता है और कैसे होता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।